हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग फॉर अड्डा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वह प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मैंने कोशिश करा है कॉमेडी के माध्यम से आपको समझाने की। हालांकि कॉमेडी इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती है, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर अच्छा लगे तो 2 बार कर देना, क्योंकि बहुत वक्त लगा इस कॉमेडी को बनाने में। भले ही बोलने का तरीका सही ना हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करा कि आपको कॉमेडी के माध्यम से प्रश्न समझ में आ जाए। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित में से सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सती प्रथा। मॉडर्न हिस्ट्री का वह चैप्टर जहां लॉजिक छुट्टी पे था और सोसाइटी ने एयरप्लेन मोड ऑन कर रखा था। हम बात करते हैं सती प्रथा की। सती प्रथा क्या थी? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर किसी औरत के पति की डेथ हो जाती थी तो उस बेचारी को पति के जलते हुए चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। मतलब कि हस्बैंड बोले मैं जा रहा हूँ ऊपर, सोसाइटी ने कहा मैडम आप भी साथ ही पैक हो जाइए, और इसे कहते थे पवित्र। भाई, अगर किसी चीज़ में इंश्योरेंस क्लेम भी पॉसिबल नहीं है, वो पवित्र नहीं खतरनाक होता है। और उस टाइम पे लोगों का माइंडसेट था पति ही परमेश्वर। इतना परमेश्वर बना दिया कि विंडो को डायरेक्ट स्वर्ग कोरियर कर देते थे। मतलब हस्बैंड गया ऊपर और सोसाइटी बोली अब तुम इंडिपेंडेंट हो सकती हो। फिर तुरंत बोली नहीं नहीं, ये तो मजाक था। अब हम बात करते हैं सती प्रथा बंद कब हुआ। सती प्रथा को बंद कराने के पीछे जिस हीरो का हाथ था, अब उस हीरो की एंट्री होती है, और उस हीरो का नाम है राजा राम मोहन रॉय। ये बंदे ने सोसाइटी से कहा भाई भगवान ने लाइफ दी है, बॉनफायर पास नहीं दिया। फिर आए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और 1829 में लॉ बना दिया। सती प्रथा इलीगल परमानेंटली बैंडेड। अब हम सती प्रथा को एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं। राजा राम मोहन राय अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। उसके फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1829। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ? अब हम बात करते हैं विधवा विवाह क्या है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लो पूजा की शादी हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की डेथ हो गई। अब पूजा दूसरा शादी करना चाहती, इसको ही बोलते हैं विधवा विवाह। आज के दौर में ये नॉर्मल है, लेकिन तब इससे सोसाइटी का सर्वर क्रैश हो जाता था। पहले पूजा का लाइफ कैसा था? उस टाइम सोसाइटी ने पूजा को फुल डिस्ट्रैक्शंस पैक दे दिया। सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनो, नो मेकअप, नो ज्वेलरी, हंसी भी इलीगल। किसी फेस्टिवल में तुम बस दिया पकड़ो। मतलब पूजा की लाइफ सैड मोड, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। पूजा का हस्बैंड चला गया, सोसाइटी पूजा से बोले अब तुम भगवान की हो। उधर शर्मा जी के बेटे की वाइफ गई। 3 महीने बाद शर्मा जी ने अपने बेटे से कहा रिश्ता देखना शुरू कर दूं। फिर यहाँ पे एक हीरो का एंट्री होता है जिसका नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उन्होंने सोसाइटी से बोला भाई पूजा कोई स्टैच्यू नहीं है, इंसान है। लोग बोले परंपरा टूट जाएगी। विद्यासागर जी बोले परंपरा नहीं, तुम्हारी सोच आउटडेट है। अब हम इसे एनसीईआरटी के अनुसार समझते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी किया। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयासों से पास हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस ईसाई प्रचारक ने 1830 के दशक में बंगाल और बिहार का दौरा किया था? इसे हम कुछ अलग स्टाइल में समझते हैं। कोई सीन इमेजिन करो, 1830 के दशक में ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही थी भारत में पढ़ाई लिखाई की हालात क्या है। गूगल मैप्स नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, तो बोले कोई बंदा भेजो ग्राउंड रिपोर्ट लेने। यहाँ पे एंट्री होती है विलियम्स एडम की। विलियम्स एडम आए फुल सर्वे मोड में। बंगाल का दौरा किया, बिहार का दौरा किया, गांव और पाठशाला का दौरा किया, बिल्कुल यूट्यूब की तरह। आज हम देखेंगे इंडिया के रूरल स्कूल्स का रियलिटी चेक। विलियम्स एडम ने क्या देखा? उन्होंने पाया बहुत सारी देसी पाठशालाएं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, हर जगह छोटे छोटे स्कूल। पर एक प्रॉब्लम थी, स्कूल्स में स्टूडेंट्स की संख्या सिर्फ 20 ही थी। मतलब क्लास का अटेंडेंस आज के कोचिंग से भी कम। टीचर बेटा होमवर्क किया, स्टूडेंट सर मैं अकेला ही हूँ। एडम शॉक्ड हो गए। उनको लगा था इंडिया में एजुकेशन जीरो होगा,
पर रियलिटी लाख ऑफ पाठशालाएं चल रही थी। यहाँ के लोकल लोग खुद मैनेज कर रहे थे। मतलब ब्रिटिश आए टीच करने, पर यहाँ ऑलरेडी ट्यूशन चल रहा था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला, एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ देसी स्कूल्स की कंडीशन पर। एडम ने फुल सर्वे रिपोर्ट बना दी। आज भी हिस्ट्री बुक्स में फेमस है एडम्स रिपोर्ट्स ऑन इंडिजीनियस एजुकेशन। विलियम्स एडम का टूर प्रूव करता है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम था, पर इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था। सर्वे करने वाला बंदा कभी कभी खुद सरप्राइज हो जाता है। अब हम इसे एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं। विलियम एडम्स ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। 1830 के दशक में बंगाल और बिहार का दौरा किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम एडम्स ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में किसके नाम पर एक नीति पत्र जारी किया? 1854 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े बॉस बैठे थे। बॉस 1 ने बोला, इंडिया में एजुकेशन का क्या हाल है? बॉस 2 ने बोला, लगता है सब अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। बॉस 3 ने बोला, अरे कोई प्रॉपर सिस्टम बनाओ। तब एंट्री हुई चार्ल्स वुड की, एजुकेशन का एचआर मैनेजर। चार्ल्स वुड का मास्टर प्लान। वुड ने एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट बनाया, मतलब 1854 का एजुकेशन पॉलिसी पीडीएफ, और बोला इंडिया में प्रॉपर स्कूल सिस्टम लॉन्च करो, यूनिवर्सिटीज़ खोलो, टीचर ट्रेनिंग दो, इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करो। कंपनी वाले, भाई ये तो फुल सिलेबस बना दिया। इंडिया में क्या चेंज हुआ? वुड के प्लान के बाद स्कूल से सिस्टमेटिक होने लगा, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने लगी, गवर्नमेंट एजुकेशन में एंट्री कर गई। मतलब पहले एजुकेशन जुगाड़ सिस्टम, अब एजुकेशन कंपनी अप्रूव्ड वर्जन। नाम क्यों फेमस हुआ? क्योंकि ये प्लान वुड के नाम से भेजा गया था, इसलिए हिस्ट्री में फेमस हो गया। वुड से डिस्पैच 1854, स्टूडेंट लाइफ की फर्स्ट ऑफिशियल स्कूल सिस्टम अपडेट। चलो अब मजाक खत्म करते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार देखते हैं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए। इस संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड से डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप खुद लगा दो, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चार्ल्स वुड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। उम्मीद ही कर सकता हूँ। वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।